हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेल्थ एंड एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में भी हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे, साथ ही में मैंने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे जो एग्जाम में आए हुए हैं पहले। तो अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया है तो आप ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और उस पार्ट को देख सकते हैं, प्लस उसकी जो नोट्स हैं वो कॉपी डाउन भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज भी हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी कि कौन से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोज़ आप बिल्कुल मिस ना करें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009। इस एक्ट के अकॉर्डिंग फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए सारे स्टूडेंट्स, सारे चिल्ड्रन को जिनकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है। तो बेसिकली इस एक्ट का मतलब यही है कि सबको मुफ्त शिक्षा मिले और सभी बच्चों को जो भी 6 से 14 साल के बीच की उम्र के हैं उन्हें कंपलसरी भी एजुकेशन मिले और मुफ्त भी मिले। और ये हमारी जो एक्ट थी वो बनी थी 1 अप्रैल 2010 में। ये एक तरह का हिस्टोरिक डे था इंडिया की एजुकेशन के अंदर, क्योंकि राइट टू एजुकेशन का एक तरह से लीगल स्टेटस मिला था। जैसे हमें जीने का हक है उसी तरीके से हमें शिक्षा का भी पूरा ही अधिकार है। आर्टिकल 21A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो राइट टू लाइफ का हमारे पास राइट है। इसके अलावा इस बेसिकली इस एक्ट के अंदर हर चाइल्ड की जो एज ग्रुप है 6 से 14 साल की, उसे 8 साल की एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी। एलिमेंट्री मतलब स्टार्टिंग की जितनी भी एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन मिलेगी। प्लस किसी भी चाइल्ड को हम डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते एडमिशन। उसकी डॉक्यूमेंट्स अगर उसके पास कुछ नहीं है या कोई एजुकेशन साइकिल के बीच में वो नहीं है फॉल कर रहा है। सपोज बच्चा सितंबर में एडमिशन लेना चाहता है और हमारा जो सेशन स्टार्ट होता है वो अप्रैल में होता है, तो हम इस सिचुएशन में भी बच्चे को मना नहीं करेंगे। हम उसको तब भी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और एडमिशन ज़रूर देंगे। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं जो एडमिशन के लिए ज़रूरी है, फिर भी कोई एडमिशन टेस्ट नहीं लिया जाएगा। एडमिशन लेने के लिए सारे प्राइवेट स्कूल्स को वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स बच्चे हैं उन्हें भी एनरोल करना होगा। 25% उनके लिए सीट्स रिज़र्व करनी होंगी और इसमें से कोई भी सीट खाली नहीं रह सकती। सारी सीट्स का भरना इम्पोर्टेंट है। तो ये आपकी जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये इसके अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें साथ साथ नोट कर लीजिए, आपके लिए इजी होगा याद करने में भी। स्कूल फीस कोई भी नहीं है, कोई भी चार्जेस हम नहीं लेंगे, कोई भी एक्सपेंसेस जो भी खर्चे हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बच्चा नहीं पे करेगा। तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स में सारी आपको फ्री मिलेगी और 25% वीकर सेक्शन के लिए भी रिजर्वेशन दिया है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। स्पेशल ट्रेनिंग का प्रोविज़न दिया गया है 6 साल तक के लिए। जो भी बच्चे अगर स्कूल में नहीं गए हैं और कंटिन्यू नहीं कर पाए अपनी स्टडीज़ को और वो अभी जिस क्लास में हैं वो उस पे अप्रोप्रिएट एज के अकॉर्डिंग नहीं काम कर पा रहे, तो उनके लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए हैं जिसके तहत बच्चा जो भी जहाँ पे भी छूटा था उसको हेल्प करें और वो ताकि वो अभी के एज के बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके और अच्छे से पढ़ पाए। तो 14 साल तक वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाए। अगर स्कूल के पास कोई फैसिलिटी नहीं है तो वो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए किसी और गवर्नमेंट स्कूल में ट्रांसफ़र ले सकता है अगर उसे लगता है कि इससे यहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है। हर बच्चे को फ्री बुक्स और राइटिंग मटेरियल मिलेगा, यूनिफॉर्म भी फ्री मिलेगी। तो बेसिक जो चीज़ें चाहिए पढ़ाई के लिए वो फ्री मिलेगी। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। कंसिस्टेंट फ्री स्ट्रक्चर है, आपको फ़ी नहीं पे करना है। 14 साल की उम्र तक आप फ्री पढ़ सकते हो गवर्नमेंट स्कूल में, सबको एजुकेशन मिलेगी। ये सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट है ताकि बच्चों का बेस डेवलप हो जाए। स्टार्टिंग से थोड़े पढ़ाई लिखाई में जाएंगे तो वो आगे भी पढ़ने की इच्छा प्रकट करेंगे। इसके बाद आपका इंक्रीज लिटरेसी रेट है। पढ़ाई लिखाई का जो हमारा रेट है वो कम आता है काफ़ी स्टेट्स के अंदर। बहुत कम स्टेट्स हैं जिनमें पढ़े लिखे लोग हैं जो बेसिक रीड एंड राइट कर सकते हैं।
तो वो ज़रूर बढ़ जाएगा। इससे रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, सबको शिक्षा मिलेगी। तो जो हम कास्ट के बेस पे या रिलीजन के बेस पे हम डिवाइड कर देते हैं सोसाइटी को और फिर उन्हें हेल्प नहीं करते, पढ़ाई लिखाई से दूर रखते हैं, तो वो सब डिस्क्रिमिनेशंस मिट जाएंगे इस एक्ट से, क्योंकि सभी को एजुकेशन एक ही स्कूल में सभी तरीके, सभी कास्ट के, सभी रिलीजन के बच्चे पढ़ सकते हैं। एजुकेशन जो बच्चे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको भी एजुकेशन अच्छे से मिल जाएगी। ये आपका बेसिकली राइट टू एजुकेशन था 2009 एक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की 1952 और 1953 का। ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, आपके एक एग्ज़ाम में आया भी हुआ है, 2018 के पेपर में आया हुआ है ऑलरेडी, तो आप शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, हो सकता है। अगर आपसे 16 मार्क्स में पूछे तो आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा। 4 मार्क्स में आता है तो आप 1.5 पेज अच्छे से लिख सकते हैं इसके बारे में। सेकेंडरी एजुकेशन क्या है, एजुकेशन कमीशन क्या है 1952 का। बहुत सारे कमीशन इससे पहले भी बने थे, इंडिया के आज़ाद होने से पहले से भी। इन 1882 में बना था, 1902 में भी बना था, फिर 1917 में भी एक कमीशन बना था। बेसिकली एक कमेटी बना देते हैं हम, इसमें सबने अपने अपने रिकमेंडेशंस दिए कि जो सेकेंडरी शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, उसको कैसे, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे डील कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को डील करने के लिए जो अभी तक नहीं हुई या जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उच्च शिक्षा देने के लिए बच्चों में, सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं तक की, तो वो ये इस कमीशन को गवर्नमेंट ने बनाया था। तब इसने भी अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, मतलब सुझाव दिए कि क्या इसका एम है और क्या मतलब इसका बेसिक एम क्या है और क्या क्या चेंजेस हम ला सकते हैं अपने उसके अंदर, अपने सिस्टम के अंदर। तो ये एम इसका बेसिकली यही था, सेकेंडरी एजुकेशन पे बेसिकली फोकस करना है। और फिर आपका जो है सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर क्या डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सेकेंडरी एजुकेशन का। तो ये उसमें सेकेंडरी एजुकेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि डेवलपमेंट हो एक अच्छे सिटीज़न की, और वोकेशनल कैपेबिलिटी भी बढ़े और एफिशिएंसी भी बढ़े, प्लस उस बच्चे की सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त करने से पर्सनालिटी भी अच्छे से ग्रो हो और उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ में आए और वो वर्ल्ड से compete भी कर पाए। तो ये बेसिक एम था इसकी सेकेंडरी एजुकेशन का, जो उन्होंने एक सुझाव दिया। फिर उन्होंने दूसरा सुझाव दिया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब हमें जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, एक तरीके से नई नई चीज़ें उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ड्यूरेशन क्या है सेकेंडरी एजुकेशन की, वो उन्होंने कहा कि वो कह सकते हो आप 17 साल तक उन्होंने कर दी, और 11 साल से शुरू होकर 17 से 18 साल में सेकेंडरी एजुकेशन चलेगी उसकी ड्यूरेशन। काफ़ी तरीके के मल्टीपर्पज़ स्कूल बनाए गए ताकि ये नहीं किसी बच्चे को एजुकेशन में ही फोकस किया जाए, इसमें उसमें उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड की गई। टेक्निकल स्कूल्स भी बनाए गए ताकि अगर कोई बच्चा टेक्निकली अच्छा है तो वो उसमें जाके पढ़ सके। और एग्रीकल्चर हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, एक तरह से पार्ट है हमारे कंट्री का, तो वो भी स्कूल जहाँ पर ये शिक्षा दी जाए वो भी अटेंशन दिया गया। काफ़ी सारे लैंग्वेजेस हम पढ़ाने लगे। तो ये सारे चेंजेस हमारे सेकेंडरी एजुकेशन में रीऑर्गेनाइजेशन में आए हैं। और कैसे पढ़ाया जाए, हिंदी में पढ़ाया जाए, इंग्लिश में पढ़ाया जाए, या कौन सी भाषा में पढ़ाया जाए, ये भी बहुत मैटर करता है। मीडियम भी बताया गया। अब डाइवर्सिफाइड करिकुलम, अब करिकुलम जो है हायर सेकेंडरी स्टेज पर, वो आपका पुराना जो आपने अचीव किया है, जैसे फ्रीडम फाइटर्स हैं या काफ़ी सारे जो आपकी जनरल लैंग्वेजेस आती हैं, सोशल स्टडीज़ आती हैं या आपकी मैथमेटिक्स आती है, तो काफ़ी बड़ा करिकुलम बना दिया गया। ये नहीं कि एक ही चीज़ पर फोकस किया गया, सब्जेक्ट वाइज उसको डिवाइड किया गया। आपने भी काफ़ी स्कूल में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, तो एक तरह से आपका करिकुलम जो आपका पढ़ाई का क्षेत्र है वो काफ़ी बढ़ गया था। डाइवर्सिफाई मतलब काफ़ी ज़्यादा था। अब टेक्स्ट बुक क्या है, अब टेक्स्ट बुक कमेटी भी बनाई गई है ताकि जो टेक्स्ट बुक की क्वालिटी है वो अच्छी हो जाए, और वो पेपर जो है उसका, वो प्रिंटिंग का फॉर्मेट जो है बुक्स का, वो भी अच्छा हो जाए। जो भी चेंजेस चाहिए टाइम टू टाइम टेक्स्ट बुक के अंदर वो होते रहें। तो ये फोकस आपका टेक्स्ट बुक के अंदर था। रिलीजियस और मॉरल इंस्ट्रक्शंस भी आती हैं इस कमेटी के अंदर। आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हो स्कूल के अंदर, प्लस मॉरल वैल्यूज़ जो आपकी आनी चाहिए बच्चे के अंदर, जो उसका फेथ डेवलप करना है पेरेंट्स के लिए, या मॉरल वैल्यूज़ जो हम डालना चाहते हैं वो सब आ जाए इसके अंदर।
मेथड्स ऑफ टीचिंग के क्या मेथड्स हैं? मेथड्स एक बेसिकली नॉलेज देना ना हो बच्चे को, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट, उसका एटीट्यूड, उसका काम करने का तरीका, सब कुछ डेवलप करने के बिहाफ पे ही हमें इस तरीके से ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए। और आपका एक तरह से ये नहीं कि बस रट लिया और उसके बेसिस पे आप लेक्चर दिए जा रहे हो, बच्चे बस सुन के या रटने में बिलीव करें। बेसिकली उन्हें समझ आना चाहिए और वो क्या सिचुएशन में, अगर रियल सिचुएशन में उन मेथड्स को अप्लाई करें या जो पढ़ाया गया उसे अप्लाई करें, तो वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ एग्जांपल से थोड़ा इन्फ्लुएंस ज़रूर हो। तो मेथड ऑफ टीचिंग बहुत मैटर करता है। एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है, वो भी टेस्ट कैसे लेने हैं, बेसिकली बच्चों की मेमोरी को चेक करने के साथ साथ उनका बेसिकली करियर अच्छे से डेवलप हो, तो एग्जामिनेशन सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका ये था कि सिर्फ एक ही पब्लिक एग्जामिनेशन हो एक सेकेंडरी स्कूल का कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो बेसिकली आप 10th बोर्ड देते हो, तो वो एक तरह का सीबीएसई बोर्ड जो सेंट्रल बोर्ड है, वो सारे स्कूल्स के बच्चे वो ही पेपर देते हैं। तो अगर दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में कितने सारे स्कूल्स हैं, तो सबका अगर सेंट्रल बोर्ड है तो वो सेम ही पेपर दे रहे होंगे, उसमें भी उन्होंने सेट्स बनाए होते हैं। तो एक तरह से एग्जामिनेशन सिस्टम एक तरह से एक ही हो, ताकि एक ही बेसिस पे हम जज भी कर पाएँ और करियर में डेवलप भी कर पाएँ। अब गाइडेंस और काउंसलिंग, एजुकेशनल अथॉरिटी जो है वो एजुकेशनल गाइडेंस में काम करे, जो बच्चों को काउंसलिंग चाहिए इम्प्रूव करने के लिए वो उन्हें मिलती रहे, प्लस अपने करियर में उनकी जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं वो एक तरह से वो उसमें हेल्प मिलती रहे, और अच्छे से एक पाथ डिफाइन कर दिया जाए। तो वो गवर्नमेंट की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर उन्होंने इस चीज़ के लिए खोले हैं। करियर काउंसलर्स आप देखोगे काफ़ी सारे अब इंस्टीट्यूट्स भी खुले हुए हैं इसके लिए, आपको गाइड करने के लिए कि आपको क्या चुनना चाहिए। तो वो भी इस कमीशन के अंदर ही आता था, उन्होंने रिकमेंड किया था ये। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये नहीं कि आप एक ही क्लास में 150 बच्चे बिठा रहे हो, आपका कैपेसिटी आपका 40 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग। और लाइट्स वगैरह अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रॉपरली वेंटिलेटेड होने चाहिए रूम्स, हवा का आना जाना और अच्छा हो, और लाइट्स अच्छी हों, स्पेशियस हो रूम काफ़ी, और जो भी ओपन स्पेस है वो अच्छे से आप प्लेग्राउंड के लिए यूज़ करो। तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी अच्छा रोल था। बिल्डिंग्स अच्छी अच्छी बने, आप देखेंगे दिल्ली में काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स भी डेवलप हो गए हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो हो रहा है। तो वो पहले से इनके रिकमेंडेशन चलते ही आ रहे हैं कमीशन के भी। इंस्पेक्शन भी हो स्कूल की, कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पढ़ाने में स्कूल में, वो सब भी आप एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है पढ़ाने का, वो हेल्प करें इंस्पेक्शन, और एडवाइस भी करें, और चेंजेस जो भी चाहिए वो आते ही रहें। तो वो टीचर्स को हम एक तरह से इंस्पेक्टर्स हम बनाते हैं, जो इनके पास, जिन टीचर्स के पास एक्सपीरियंस हो जाता है वो इंस्पेक्शन का काम करते हैं, चेक करते हैं बेसिकली स्कूल को क्या क्या उसमें चेंजेस चाहिए, और फिर सजेशंस देते हैं, प्लस आपको आगे वो रिपोर्ट भी देते हैं। तो ये आपका था कमीशन। अब हम दूसरे कमीशन की बात करेंगे। एजुकेशन कमीशन है 1964 और 1966 का। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस आया है कमीशन। इसके अंदर काफ़ी सारे कमिटीज़ अपॉइंट हुई थी 1948 कमीशन को रिव्यू करने के लिए, कि हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। तो फोकस इसका बेसिकली सेकेंडरी एजुकेशन और के ऊपर है। ये इस कमीशन बेसिकली रिव्यू करता है कि अभी तक जो भी चेंजेस हुए हैं 52, 53 के बारे में वो इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए। तो ये एजुकेशन कमीशन हमने अपॉइंट किया था 14 जुलाई को 1964 में। उसने भी कुछ रिकमेंडेशंस अपने दिए। अब इस कमीशन के भी, हर कमीशन के कुछ ना कुछ सुझाव होते ही हैं जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आपका जो एजुकेशन है इंडिया का वो इम्प्रूव हो, जो कि 100% नहीं हो पाते। रिकमेंडेशंस अगर हो जाते तो आज हमारा बहुत ड्रास्टिक चेंज आ चुका होता अब तक। बट हम यही रिकमेंडेशंस, काफ़ी सारे जो कमिटीज़ हमने बनाई हैं, कमीशन आते गए, टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहे पॉलिसीज़ के अंदर, वो ही हम इन सब में डिस्कस कर रहे हैं। तो इनके क्या रिकमेंडेशन थे ये 1964 वाले उसकी। तो रिकमेंडेशन एजुकेशन कमीशन की, उन्होंने दिया एक एजुकेशन और नेशनल ऑब्जेक्टिव। इन्होंने बेसिकली बोला कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एजुकेशन सबके लिए, और आपकी लाइफ को एक तरह से इकोनॉमिकली, सोशली पावरफुल बनाने के लिए, आपकी नेशनल गोल को एक तरह से अचीव करने के लिए
कि कंट्री एक तरह से अच्छी डेवलप हो, एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रोल है। तो रिलेट करना आपकी एजुकेशन को, ताकि आप प्रोडक्टिव भी बनो, प्लस आपकी डेमोक्रेसी ही तभी कामयाब होगी जब पढ़े लिखे लोगों उन्हें पता है कि किस तरीके के एमएलए एमपी चुनने हैं। वो कामयाबी तब होती है अगर सब लोग पढ़े हुए हैं। आपकी स्पिरिचुअल वैल्यू, सोशल वैल्यू, वो भी डेवलप होती हैं अगर आप पढ़े हो। तो एक तरह से नेशनल ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ है ये। नेशन का यही ऑब्जेक्टिव है कि सब लोग पढ़ें, और ताकि इंडिया भी अच्छे से डेवलप हो। एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर और उसके स्टैंडर्ड में कि क्या क्या स्ट्रक्चर आया और क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी सारे सुझाव दिए कि फैसिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, किस तरीके के स्कूल्स होने चाहिए। तो वो सारा आपका एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या उसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारे आपके इस पॉइंट के अंदर आते हैं। उन्होंने इसके रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंटर्स दिए हैं। अगर आप वो डीप में पढ़ना चाहते हो तो आप बुक भी रेफ़र कर सकते हो, उसमें डिस्क्राइब इसकी पूरी की हुई है। टीचर का क्या स्टेटस है, इन्होंने बेसिकली टीचर के जो स्टेटस, एक्चुअली टीचर का एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर टीचर हैप्पी है और वो उसको अच्छी तनख्वाह मिल रही है, अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि वो एक तरह से टीचर को भी मोटिवेट करता है। तो इस कमीशन का एम्फेसिस यही था कि जो भी चेंजेस आपकी उनकी सैलरी में करना है और स्कूल स्टेज पे, तो वो इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि वो चेंजेस करो, और मिनिमम एक तरह से पे स्केल डिसाइड कर दिया टीचर्स के लिए, और ताकि वो उसमें चेंजेस आते रहें। टीचर के एजुकेशन पे फोकस किया। ऑब्वियसली अगर टीचर एजुकेटेड है तभी वो अच्छी एजुकेशन आगे भी दे पाएगी। तो एक तरह से प्रोफेशनली ट्रेन करना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग्स देनी चालू करी, ताकि एकेडमिक जो उनकी कैपेबिलिटी है वो और अच्छे से डेवलप और वो और अच्छे से पढ़ा पाए। तो बहुत सारे फिनेंशियल हेल्प एक तरह से हुई टीचर के एजुकेशन को की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। तो इस कमीशन ने यही बोला कि टीचर को एक तरह से एजुकेशनल डेवलपमेंट में की समझा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझा जाए, ताकि क्वालिटी बढ़े। टीचर की एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ेगी उनकी ट्रेनिंग के थ्रू, और उनका बढ़ेगा तो आपकी एजुकेशन अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, तो इस कमीशन के अकॉर्डिंग सबको अपॉर्चुनिटी सेम मिलनी चाहिए। आपकी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा ना हो कि हम कुछ गर्ल्स को नहीं दे रहे हैं या कुछ कास्ट वाले लोगों को नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या, इस चीज़ को हटाने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड स्कूल्स बनाए गए सिंपली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, या कुछ गर्ल्स के लिए बनाए गए। जैसे हमारे देश में काफ़ी सारे गांव भी हैं जहाँ पे अभी भी लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता। तो बहुत सारे एरियाज़ में उन्होंने सिर्फ गर्ल्स के स्कूल्स बनाए और यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं। काफ़ी सारे कॉलेजेस आप दिल्ली में भी देखोगे वो स्पेशली वुमेन के लिए बनाए गए, ताकि वो भी इक्वली पढ़ पाएँ, उनके पास भी पढ़ाई लिखाई की इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। रिजर्वेशंस हमने किए काफ़ी सारी बैकवर्ड क्लासेस के लिए, कईयों के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्री दी जाती है, काफ़ी कॉलेजेस स्कूल प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक तरह से इक्वलाइजेशन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी में हो। स्कूल एजुकेशन करिकुलम में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, उन्होंने अपग्रेड करने के लिए बोला इस करिकुलम को, और काफ़ी सारे डेवलपमेंट बेसिकली हुई इस यूनिवर्सिटी की। एक तरह से ट्रेनिंग कॉलेजेस बने और बोर्ड्स काफ़ी सारे बने। तो ये करिकुलम बढ़ जाए और क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं स्कूल एजुकेशन में, वो काफ़ी इस पॉइंट के अंदर आता है। गाइडेंस आपके और जो भी सब्जेक्ट में चेंजेस हुए हैं, या फिर आपकी कौन कौन सी लैंग्वेजेस के स्टेज तक पढ़ाई जाए, वो एजुकेशन करिकुलम के उन्होंने काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस दिए गए। गाइडेंस और काउंसलिंग, इस कमीशन ने एक तरह से सजेस्ट किया कि हमें गाइडेंस देनी चाहिए, प्लस काउंसलिंग को एक तरह का इम्पोर्टेंट पार्ट कंसिडर करना चाहिए एजुकेशन में। इवैल्यूएशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए कि किस बेसिस पे हम असेसमेंट दे रहे हैं, बच्चे को जज कर रहे हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ एक एकेडमिक बेसिस पे ही हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, और भी सारी मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं। प्लस अगर जो बच्चा अच्छा अचीव कर रहा है हम उसे स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि उनकी कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पे या प्रैक्टिकल्स के ग्राउंड पे भी हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि आप 10th में 12th में काफ़ी प्रैक्टिकल्स भी देते हो, आप इंटरनल असेसमेंट्स भी होती हैं। तो एक तरह से ये इवैल्यूएशन सिस्टम का पार्ट है। तो उन्होंने काफ़ी सारे सजेशंस इसके लिए भी दिए कि
किस तरीके के क्वेश्चन पूछने चाहिए, कैसे आप उसे इम्प्रूव कर सकते हो। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, अब इस कमीशन ने वोकेशनलाइज करने पे भी फोकस किया हायर एजुकेशन को, ताकि 50% जो स्टूडेंट एनरोल करते हैं उन्हें वोकेशनल कोर्सेज में भी हेल्पफुल हो और हायर स्टेज पे वो काफ़ी पढ़ पाएँ। और इन्होंने क्या किया, काफ़ी स्पेशलाइज स्कूल भी बनाए गए इस चीज़ के लिए, ताकि अगर कोई बंदा सिर्फ वोकेशनल कोर्सेज में जाना चाहता है तो वो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। तो इसके लिए काफ़ी सारे प्लान्स भी बनाए गए और कोर्स यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे कोर्सेज, अब आप देखोगे सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आते हैं डिफरेंट। तो इस प्लान में काफ़ी सारे हमने इस चीज़ के लिए गाइड किया है, रिकमेंड किया गया है। हायर एजुकेशन के लिए भी काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस दिए गए कि क्या क्या उसमें चेंजेस होने चाहिए। एक तरह से स्कॉलरशिप स्कीम लाना, एक तरह से स्ट्रेंथ यूजीसी जो हम फोकस करते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो कैसे इस्टेब्लिश हुई और काफ़ी सारे उसने सेंटर्स बनाए पढ़ाई लिखाई के लिए, टैलेंटेड स्टूडेंट्स को इंड्यूस करने के लिए, जो टीचिंग प्रोफेशन में हेल्प हो और वो उसमें जाएं, उसके लिए भी काफ़ी सारे प्रोविजंस बनाए गए। और बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने हायर एजुकेशन को डेवलपमेंट में माना और काफ़ी सारी पोस्ट ग्रेजुएट फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटीज़ बनाई, प्लस आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाए गए जो आपके हायर एजुकेशन को हेल्प करें। अडल्ट एजुकेशन के लिए भी सेम उन्होंने हेल्प की, रिकमेंडेशन दिया कि आपकी जो अनपढ़ता है उसे मिटा पाएँ और जो हमारे अडल्ट्स हैं जो नहीं पढ़ पाए, अभी भी नहीं पढ़ पाए, उनको भी हम बताएं कि पढ़ने लिखने की क्या इम्पोर्टेंस है। और उसके लिए काफ़ी सारे पार्ट टाइम जनरल कोर्सेज बनाए गए और यंग अडल्ट्स के लिए जो अभी किसी ना किसी रीज़न की वजह से नहीं पढ़ पा रहे थे, तो अडल्ट एजुकेशन के लिए भी काफ़ी काम किया गया है। तो ये थी हमारी पॉलिसी, ये कमीशन था हमारा। अब जो हम बात करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, ये 16 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। इस पर आप बहुत काफ़ी सारे पॉइंटर्स हैं, 11 पॉइंटर्स हैं जो आप लिख सकते हो और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ये नोट्स आप कॉपी डाउन कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये भी आप लिख के आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा स्कोर मिल जाएगा आउट ऑफ 16, मतलब बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने एक तरह से न्यू एजुकेशनल पॉलिसी बनाई 1986 की। ये पॉलिसी फॉर्मुलेट हुई, इसके फीचर्स बेसिकली पूछे जाते हैं यूजुअली। जो एग्जिस्टिंग हमारा एजुकेशनल सिस्टम था उसमें चेंजेस लाने के लिए, तो ये सेलेंट फीचर्स इसके क्या थे, NP 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसको 11 पॉइंटर्स में हमने बेसिकली डिफाइन किया हुआ। सेलेंट फीचर्स उसके ये हैं। एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन सबके लिए बहुत ही एसेंशियल है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो ये आपका पहला फीचर है आपकी नेशनल पॉलिसी का। और एजुकेशन एक तरह से मैन पावर को डेवलप करती है जो कि काम करे डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी में। मतलब अगर बच्चा या कोई स्टूडेंट है बड़े हो के वो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी स्ट्रीम में जाएगा ही और वो एक तरह से इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ये काफ़ी यूनिक इन्वेस्टमेंट है प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की। तो आज अगर हम पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर में कुछ ना कुछ अचीव करेंगे ही। तो पढ़ाई में अगर हम फोकस डाल रहे हैं और बच्चों शुरू से ही हम चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से पढ़े ताकि आप एक तरह से फ्यूचर में वो कंट्री को एक अलग लेवल पे, अच्छे लेवल पे पहुंचाए, आगे बढ़ाए। दूसरा पॉइंटर है इसका नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये इसका इम्प्लाई करता है जो एजुकेशन है वो सब स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी लोकेशन पे रहता हो, क्या लड़का हो लड़की हो, और हर तरीके की एक्सेस हो उसको, मतलब वो एजुकेशन उसे मिल पाए एक अच्छी क्वालिटी की। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन ने एक तरह से एक कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर बना दिया 10+2+3। 10th तक फर्स्ट 10th क्लास है, +2 इज़ 12th आपकी, उसके बाद आपकी 3 इयर्स जैसे एक तरह से ग्रेजुएशन हो गई। तो ये स्ट्रक्चर उसने बना दिया और ये हर पार्ट में मेजरली एक्सेप्ट हो गया। तो ये कॉमन है, आप किसी भी स्टेट में जाओ 10+2+3 एक तरह का फॉलो होता है मैक्सिमम। एजुकेशन हैज़ टू स्ट्रेंथ द वर्ल्ड व्यू, एक तरह से हमें यंगर जनरेशन को मोटिवेट करना है ताकि वो इंटरनेशनल पीस को बनाए रखें और कोऑपरेशन और साथ में रह सकें। हमें ऐसी एजुकेशन देनी है, बेसिकली प्रमोट करनी है इक्वालिटी,
जो कि नेसेसरी है इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि सबको एक्सेस नहीं होता, तो वो सबको मिल पाए, ये इस पॉलिसी का मेन फोकस है। एनपी के अकॉर्डिंग स्टेप्स देख लिए गए हैं जो स्टूडेंट्स डाइवर्स कल्चर को समझ पाएँ। इंडिया का कल्चर बहुत ही बड़ा है, अलग अलग तरीके का है, और हमारा सोशल सिस्टम भी बहुत है, तो बहुत सारे लोग डिफरेंट रिलीजन के, बेसिकली डिफरेंट कास्ट के रहते हैं, सबकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो वो कल्चर को समझ पाए और जो हमारा सोशल सिस्टम है कंट्री का वो समझ पाए, तो वो एजुकेशन सिस्टम इस पर फोकस होना चाहिए, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। इन्होंने एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए भी नेशनल पॉलिसी ने सजेस्ट किया जनरल में, और टेक्निकल एजुकेशन भी पर्टिकुलरली अगर देना चाहे तो उसको के लिए भी काफ़ी सारे एक्सेस बनाए गए, काफ़ी सारे सबको मिल पाए रीजन वाइज, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह बनाए गए रिसर्च और डेवलपमेंट के एरिया में भी, और साइंस और टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो, तो वो भी काफ़ी सारे मेजर्स इसमें लिए गए, काफ़ी नेटवर्क बनाए गए, इंस्टीट्यूट्स बनाए गए, जिसमें कंट्री ने अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट किया, प्लस पार्टिसिपेट करें प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो कि नेशन के लिए एक तरह से इम्पोर्टेंट है। इसने रिकमेंड की काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो यूजीसी के अंदर आने चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये बनाए गए जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस यूजीसी ग्रांट कमीशन के अंडर आती हैं, तो वो एक तरह से वैल्यूएबल मानी जाती हैं, तो ये इससे अप्रूवल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के बारे में मैं आपको बता चुके हैं, आईसीटीसी अप्रूव्ड होनी चाहिए, तो ये काफ़ी सारी उसने इंस्टीट्यूट्स बना दिए, जिससे आपको इंस्टीट्यूट्स को प्लस यूनिवर्सिटीज़ को अपनी ग्रांट लेनी पड़ेगी ताकि वो स्ट्रेंथन कर पाए। ये इसलिए बनाया गया ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छे से हो पाए और एक पर्टिकुलर शेप में ग्रो कर पाए। एजुकेशन, थर्ड पॉइंट आता है एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। इसमें स्पेशल एम्फेसिस है आपका डिस्पैरिटी रिमूव करना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और जिनको आज तक नहीं मिली उनको भी, तो ये इक्वालिटी का बेसिकली जैसे वुमेंस को अभी तक नहीं मिली है, तो एक तरह से अगर हम वुमेंस को एम्पावर करेंगे, तो कहते हैं ना, अगर एक औरत घर में पड़ी हुई है तो वो आगे भी अच्छा ही सिखा सकती है, तो एक तरह से वुमेन अगर एम्पावर है, पढ़ी लिखी है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है इंडिया के ओवरऑल स्टेटस और फैमिली वाइज ग्रो करने के लिए, एक फैमिली को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वुमेन की स्टडीज़ को प्रमोट करने के लिए काफ़ी टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज बनाए गए और काफ़ी रिजर्वेशंस भी दी गई हैं। सेम बैकवर्ड क्लासेस, एससी एसटी ओबीसीज़ के लिए भी अलग अलग लेवल ऑफ एजुकेशन में, अलग अलग एरियाज़ में, चाहे वो रूरल का मेल हो, फीमेल हो, या अर्बन मेल और फीमेल हो, काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए ताकि जो डिस्पैरिटी, जो अभी तक इनको पढ़ने का राइट नहीं मिला हुआ था, या जो भी इक्वल चीज़ें नहीं मिल रही थी, वो मिले। तो एक तरह से माइनॉरिटीज़ के लिए भी यही स्टेप्स लिए गए इस पॉलिसी के अंदर। अटेंशन दिया गया कि सोशल जस्टिस हो और सबको एक तरीके से सबको इक्वल चांस मिले पढ़ने का, समानता रहे हर एक के लिए, और दे वुड हेल्प टू इस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटर देयर एजुकेशनल। तो काफ़ी सारे माइनॉरिटीज़ के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और उनकी लैंग्वेज और कल्चर जो माइनॉरिटीज़ का भी है वो भी प्रिजर्व रहे। एजुकेशन हैंडीकैप के लिए भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जो फिज़िकली या मेंटली चैलेंज होते हैं, उनके लिए भी स्कूल्स बनाए गए, प्लस उनके लिए भी रिजर्वेशंस हैं काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में। अब फोर्थ पॉइंट आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस। ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, चाइल्ड न्यूट्रिशन, हेल्थ, सोशल, मेंटल, फिजिकल, मॉरल डेवलपमेंट के लिए अर्ली जो चाइल्डहुड शिक्षा है, जो केयर है, वो उसको काफ़ी प्रायोरिटी दी गई है। स्टार्टिंग में ही अगर उसको अच्छा खाना, हेल्थ, उसकी मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी हो रही है, तो एजुकेशन को एक तरह से रीऑर्गेनाइज करा गया ताकि अर्ली जो एजुकेशन है उसको एक तरह से बहुत अच्छी टॉप प्रायोरिटी मिले, सबसे ऊपर इसे रखा जाए। प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको भी दी गई कि प्रॉब्लम जो होती हैं चिल्ड्रन को जो स्कूल छोड़ देते हैं वो ना हो, तो वो एटलीस्ट 11 साल की एज तक तो पढ़े 1990 तक उनका ये फोकस था, और प्लस 1995 तक नॉन फॉर्मल्स जो स्ट्रीम है उसमें भी पढ़ते रहे, तो 14 की एज तक वो किसी ना किसी तरीके से फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा भी प्राप्त करें, प्लस कंपलसरी भी हो, ये बच्चे जो छोड़ देते हैं स्कूल वो भी ज़रूर कंटिन्यू करें। सेकेंडरी एजुकेशन बेसिकली इसका फोकस था,
जो रोल है साइंस ह्यूमैनिटीज़, आप देखो कि 10th के बाद आपका आता है, आपकी स्ट्रीम्स डिवाइड हो जाती हैं, तो आप एक तरह से करियर चुनने के लिए आप चेक करते हो साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है या ह्यूमैनिटीज़ में जाना है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स बना दी गई ताकि आप उसके जो आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहो। और सभी स्ट्रीम्स में अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और सबके अपने अपने राइट्स हैं। Vocational education will be distant stream which intend to prepare children for different occupations across various areas of activities. तो काफ़ी वोकेशनल कोर्सेज और वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस किया गया कि ताकि काफ़ी जो काम के बेसिस पे एजुकेशन मिले और रियल लाइफ में। और +2 के बाद भी काफ़ी सारे स्टेजेस, मतलब 12th के बाद भी काफ़ी सारे कोर्सेज बनाए गए। और कुछ कोर्सेज तो ऐसे हैं जो क्लास 8th के बाद ही प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप देखोगे गवर्नमेंट स्कूल में ब्यूटिशियन का कोर्स, सिलाई कढ़ाई का कोर्स है, आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, ये सब आपकी छुट्टियों में भी दिए जाते हैं सर्टिफिकेशंस, ताकि वो आप अगर आगे फर्दर स्टडी नहीं भी कर पाते 10th-12th के बाद तो आपके पास कुछ ना कुछ हुनर ज़रूर है, एक एक्स्ट्रा हुनर जिससे आप कमा सकते हो और अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हो। हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी कोर्सेज़ और प्रोग्राम्स कॉलेजेस ने रीडिज़ाइन किए ताकि जो अभी की स्पेशलाइजेशन डिमांड है वो हम फुलफ़िल कर पाएँ। और एम्फसिस किया लैंग्वेजेस पे भी, और कोर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा हो, आज के हिसाब से हो। टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, इसको भी रीऑर्गेनाइज़ किया है। ये टेक्निकल एजुकेशन शुड टेक इनटू एन अकाउंट by the turn of the century with a special reference like changes in economy। तो टेक्निकल एजुकेशन में जो जो चेंजेस हो रहे हैं आपकी इकोनॉमी में, आपके एनवायरनमेंट में, आपकी मैनेजमेंट के अंदर, तो ये टेक्निकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, तो हमें इसमें काफ़ी ग्रो करना है। तो ये इस पॉलिसी का इसमें फोकस काफ़ी था कि मैनेजमेंट की एजुकेशन दी जाए और टेक्निकली इंडिया को ग्रो कराया जाए ताकि वो औरों पे डिपेंडेंट ना हो। अब सिस्टम काम कैसे करेगा, ये भी बहुत फोकस था इसका। तो काफ़ी फैसिलिटीज़, इंस्टीट्यूट्स बनाए गए और काफ़ी अब सिस्टम्स बनाए गए कि अप्रेजल्स दिए जाएं इंस्टीट्यूट्स को जो आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से बने और नेशनल और स्टेट लेवल पे बने और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों। तो वो सारे सिस्टम को काम कैसे करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जो अभी हैं, उसमें बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड दी गई। 7th पॉइंट इसमें आता है रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इस पॉलिसी का बेसिकली एम्फेसिस था आपका कल्चरल कंटेंट क्या है, कंटेंट क्या है, क्या पढ़ाना है बेसिकली एजुकेशन में। तो वो आपका कल्चरल कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक आपका कल्चर पहले क्या था आप और अभी क्या है सिनेरियो, वो कल्चरल कंटेंट आना चाहिए। वैल्यू क्या है एजुकेशन की, वो इस क्यों हम पढ़ाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये भी तो पता होना चाहिए ना। काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हम डेवलप हो, क्योंकि डेवलपमेंट हो पाए उसकी, क्योंकि काफ़ी सारी जो आप देखोगे इंडिया के अंदर पता नहीं कितनी हज़ारों भाषाएं हैं। तो एक तरह से बेसिक चीज़ें तो बच्चे को पता हो, और बेसिक लैंग्वेजेस जितनी वो सीख पाए। आप तो देखेंगे काफ़ी स्कूल्स में फ्रेंच, स्पेनिश ये सब भी सिखाने लग गए। पहले सिर्फ हिंदी, इंग्लिश या उनकी कोई रीजनल भाषा है वही सिखाई जाती थी, तो वो अब दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि डेवलपमेंट हो काफ़ी लैंग्वेजेस की भी। बुक्स और क्वालिटेटिव बुक्स प्रोवाइड करे जाएं, और ताकि लाइब्रेरीज़ बनाई जाएं, बुक्स प्रोवाइड करें ताकि रीडिंग हैबिट अच्छे से बने। इम्प्रूव हो आपकी लाइब्रेरी, आज अप टू डेट हो, नई नई बुक्स हो, इंडियन ऑथर्स की हो, बाहर के ऑथर्स की हो, ताकि बच्चा अच्छे से पढ़े और समझे। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इट विल बी एम्प्लॉयड फॉर। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का बेसिकली क्या रोल है, ताकि यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड कर पाएँ, ट्रेनिंग होती रहे टीचर्स की और दोबारा ट्रेनिंग होती रहे ताकि वो क्वालिटी बढ़ा पाए हमारी कल्चर की, हमारे आर्ट की, प्लस काफ़ी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो बच्चे को दे पाएँ, जो कि हम बच्चे भी आगे अपनी फॉर्मल लाइफ में या फिर इनफॉर्मल लाइफ में भी जो बाहर की दुनिया और घर की दुनिया उसमें भी अप्लाई कर पाएँ। तो ये ट्रेनिंग्स एजुकेशन का काफ़ी रोल आता है इसमें, ये हाँ यूज़ है इसका। वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं। वर्क एक्सपीरियंस भी बेसिकली आपको हेल्प करता है आपके काम में। ये भी एक तरह की लर्निंग प्रोसेस में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपकी काफ़ी सारी स्टेजेस में आता है एजुकेशन की।
ये बहुत ही आपका वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ताकि आपने जो भी एक्टिविटीज़ अपने इंटरेस्ट के साथ, एबिलिटी के साथ की है, एक तरह का स्किल डेवलप हो और वो लेटर ऑन आपकी एजुकेशन में हेल्प करे। तो स्किल एबिलिटी डेवलप करने के लिए ये वर्क एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए बच्चे के लिए, तो ये सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। मैथमेटिक्स की टीचिंग फिर हमने इसमें इंक्लूड कर दी, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की टीचिंग भी, स्पोर्ट्स को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दी गई है। तो अब हम बात करेंगे टीचर, और 8th पॉइंट इसका है टीचर और टीचर की एजुकेशन। तो टीचर का जो स्टेटस है वो आपका डेवलप दिखाता है कि सोशल और कल्चर सोसाइटी का क्या है वैल्यू। तो टीचर का स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रेन्यूमरेशन मिलनी चाहिए। टीचर से ज़्यादा अबव लेवल किसी का नहीं है, क्योंकि वही एक तरह से आपका फ्यूचर शेप कर रहे हैं, बना रहे हैं कि आगे की कंट्री, आगे के बच्चे, जनरेशन कैसे ग्रो होगी। तो गवर्नमेंट ने और कम्युनिटी ने काफ़ी सारी कंडीशंस उनकी बढ़ाने के लिए टीचर के एजुकेशन पे फोकस किया, प्लस उनकी जो सैलरीज़ हैं, उनकी जो ट्रेनिंग्स हैं, वो उस पर फोकस किया, इंस्पायर करा टीचर को, ताकि वो क्रिएटिव भी बने और कंस्ट्रक्टिव हो, ताकि हेल्प हो बच्चों को अच्छा ग्रो करने में और अच्छी एजुकेशन उन्हें मिलती रहे। मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 9th पॉइंट है, evolving long-term planning or management perspective of education and its integration with the country's development. एंड मैन पावर नीड एंड इंडक्टिंग मोर वुमेन इन द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट करना, एजुकेशन की प्लान करना कि कैसे कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो इसमें हमने काफ़ी सारी लेडीज़ को भी इन्वॉल्व किया और उनके पॉइंट को भी कंसिडर किया। तो एजुकेशन सिस्टम कैसे चेंज करना है, क्या क्या पढ़ाना है, किस क्लास तक, तो वो उसको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है, उसके लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है, वो इस पॉइंट के अंदर दिया गया है। इसमें हमने इस प्लानिंग के अंदर हमने काफ़ी सारी लेडीज़ को भी अब इंक्लूड करना शुरू कर दिया है, ताकि कंट्री अच्छे से डेवलप भी हो पाए और मैन पावर की जो ज़रूरत है, पढ़े लिखे लोगों की जो ज़रूरत है, वो अच्छे से फुलफ़िल हो पाए। रिसोर्सेज एंड रिव्यू, तो बेसिकली बेनिफिशरी कम्युनिटीज़ ने स्कूल बिल्डिंग्स कैसे मेंटेन करनी है, उनमें क्या क्या ज़रूरतें हैं, वो कैसे कैसे प्रोवाइड करना है, किस टाइम पर कितना हायर लेवल पे फ़ीस बढ़ानी है, और कुछ सेविंग्स जो है एफिशिएंट यूज़ कर पाएँ उनका फैसिलिटीज़ के लिए, तो वो सब रिसोर्सेज में आता है। और प्लस उसका रिव्यू भी करते रहें कि जो हमने पैसा लगाया है अपनी स्कूल बिल्डिंग्स को मेंटेन करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, मटीरियल, तो वो इसके अंदर आ जाए, काफ़ी रिसोर्सेज में आता है। और कब कब हमें फ़ीस एक्चुअली में बढ़ानी चाहिए, नहीं बढ़ानी चाहिए, वो सारे आपके रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। प्लस रिव्यू इस चीज़ को करते रहना है टाइम टू टाइम। फ्यूचर क्या है, ऑब्वियसली अब कॉम्प्लेक्सिटी जो फ्यूचर की है वो तो तभी होगी जब आप उसे एजुकेशन दोगे। आपका जो ट्रेडिशन है वो काफ़ी तरीके से आपकी हायर जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो हेल्प भी करता है, स्पिरिचुअल अटेनमेंट में भी हेल्प करता है। तो वो आपके ऑब्जेक्टिव जो पढ़ाई लिखाई के हैं उससे अचीव करने में हेल्प करता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी जो फ्यूचर की है, जो मुश्किलें आने वाली हैं, वो आपका ट्रेडिशन भी हेल्प करता है, प्लस आपकी जो एबिलिटी है एजुकेशन, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम यहीं तक बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो आपकी बिल्कुल भी मिस ना हो, इस सब्जेक्ट के लिए भी, प्लस आने वाले बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।